हेलो गाइस, अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के रेट के बारे में, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में आया हुआ है। टीडीएस और टीसीएस का रेट जो भी एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से, उस रेट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको रेट याद करवाऊंगा। जी हाँ, टीडीएस टीसीएस का रेट याद करवाऊंगा। बार बार मैं चीजों को बोलकर, बार बार सेक्शन नंबर को बोलकर आपको रेट याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट के बारे में। एक होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो कि सेक्शन 193 में बताया गया है, और एक होता है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, जो कि 194 कैपिटल ए में बताया गया है। ये दोनों केस में टीडीएस का रेट होता है आपका 10% का। सबसे ज्यादा जो रेट होता है वो 10% का रेट बताया गया है टीडीएस में, यानी कि नंबर ऑफ सेक्शंस जो सबसे ज्यादा हैं वो 10% के रेट को बताने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, टीडीएस के प्रोविजन में। तो इंटरेस्ट किसी भी प्रकार का ऑन सिक्योरिटीज या अदर देन सिक्योरिटीज, टीडीएस का रेट कितना, तो 10%। ये आपको याद हो गया। 193 सेक्शन में ऑन सिक्योरिटीज और 194A में अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब हम लोग बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। जैसा कि पता है आपको, फाइनेंस एक्ट 2020 में डिविडेंड अब शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा, यानी कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देने का कंडीशन, और 115 बीबीडीए में 10 लाख से ऊपर शेयर होल्डर का हैंड में टैक्स लगता था, और 10 का 34 में बाकी केस में एग्जेम्प्टेड होता था। वो सारे सेक्शंस को अकॉर्डिंगली डिलीट कर दिया गया, करस्पॉन्डिंगली अमेंड कर दिया गया। तो सेक्शन 194 आया। ये बोलता है 194 सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 में, ये सेक्शन ट्रेडिशनल सेक्शन था, पहले जमाने में हुआ करता था, पर 115 और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आकर इसकी वैलिडिटी को समाप्त कर दिया। लेकिन अभी वापस से फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसको जिंदा करा और बोला कि 10% के रेट से टीडीएस काटो शेयर होल्डर के हैंड में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर डिविडेंड म्यूचुअल फंड देती है तो एक सेक्शन 194 के सेक्शन आपको बोलता है कि अगर म्यूचुअल फंड डिविडेंड देती है, जी हां, म्यूचुअल फंड अपने यूनिट होल्डर वगैरह को देती है डिविडेंड के नाम पे कुछ भी, तो उस सिचुएशन में 10% के रेट से टीडीएस काटो। यानी कि आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट का नाम सुनेंगे तो 10% का टीडीएस, डिविडेंड का नाम सुनेंगे तो फिर आपका 10% का टीडीएस। ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक सेक्शन के बारे में जिसमें आप डिपॉजिट करते हो। कहां पर डिपॉजिट करते हो, तो ये आपका आता है डिपॉजिट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के केस में, नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम में अगर डिपॉजिट किया जाता है नेशनल सेविंग स्कीम में, तो उस परिस्थिति में यहां पर 194 बोलता है कि 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा, जो भी ये डिपॉजिट का पैसा मिलता है। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेंट के केस में। रेंट का जो सेक्शन है 194I, ठीक है, रेंट का सेक्शन है 194I। इसमें दो प्रकार के रेंट होते हैं। एक तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड बिल्डिंग वगैरह के लिए रेंट देते हो, ठीक है, तो 194I में आई इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है, तो 10% का रेट यहां पर है। लेकिन आपका प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के केस में आपका 2% वाला रेट है, जो कि हम लोग 2% की कैटेगरी में देखेंगे। जी हां, 194I सेक्शन दो जगह आएगा, एक आपका 2% वाली कैटेगरी में और दूसरा 10% वाली कैटेगरी में। तो 194I का सेक्शन जो है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बोलता है, वो बोला कि रेंट पर 10% के रेट से टीडीएस काटना है। जी हां, रेंट पर 10% के रेट से टीडीएस काटना है। फिर आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन पढ़ते वक्त में, वहां पर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में देखा होगा, जहां पर अगर आपकी जमीन है और बिल्डर उस पर घर बनाता है, घर को डेवलप करता है, और बदले में अगर आपको मतलब आपकी जमीन पर बिल्डिंग डेवलप किया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ कमर्शियल वाले में से और कुछ रेजिडेंशियल वाले में से कुछ फ्लैट्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा जो कैश मिलता है, पैसे मिलते हैं, उस पर 10% के रेट से टीडीएस काटने के लिए बोला गया है 194IC में। ये कैपिटल गेन चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेट, तो वहां पर भी 10% का टीडीएस का रेट है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि कंपलसरी एक्विजिशन, अगर जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसका कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 के तहत, ऐसा आपको पता है। लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अगर अदर देन एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन किया जाता है, बहुत सारे कंडीशंस है उसमें, उसको मैं अभी यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो 194LA के तहत 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। जी हां, 194LA के तहत 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। तो इतने सारे मामलों को आपने देखा 10% के रेट से टीडीएस काटने का। अब हम लोग बात करते हैं कि रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की बात करते हैं। तो रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में एक्सेप्ट, यानी कि कॉल सेंटर और उस कॉल सेंटर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वाला एक हो गया, दूसरा, और उसके बाद तीसरा हो गया आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इन तीन के केस में 2% आएगा। ठीक है, 194J बोलता है कि जो भी रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में, ये तीनों केस में 2% वाली कैटेगरी जाएगा, बाकी सब केस में 10% की कैटेगरी है, 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट इनकम
इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है तो 194 LBA करके एक सेक्शन है, उसमें भी 10% का रेट बताया गया है। फिर बोला गया है जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाला है, इसमें बोला गया जो उसके यूनिट होल्डर को कुछ दिया जाता है तो उस पर 194 LBB आ जाता है। 194 LBB बोलता है कि 10% के रेट से TDS काटना है। तो इस तरह से 10% वाली की कथा हम लोगों ने देख ली। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, इन सब सेक्शंस को याद रखना। सेक्शन नंबर अगर आपको याद ना भी रहे तो एटलीस्ट एक चीज रहेगा कि आपको रेट्स जो है परफेक्टली याद हैं। तो इंटरेस्ट कभी भी सुनो, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10% का रेट। डिविडेंड कभी भी सुनो, जनरल 194 वाला या म्यूचुअल फंड दिया 194K वाला, वो 10% का रेट है। फिर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डिपॉजिट करना 194EE वाला, वो बोला 10% का रेट है। ठीक है, उसके बाद रेंट के केस में बोला 194I इमोल प्रॉपर्टी है तो 10% का रेट है। 194IC ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में 10% का रेट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन देखा अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, उसमें भी 10% का रेट है। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज देने की बात करी तो कॉल सेंटर और सिनेमाग्राफिक फिल्म और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस हमेशा 2% में जाएगा, ऐसा फाइनेंस एक्ट 2020 ने बोला। उसके बाद अगर बिजनेस ट्रस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हम लोगों ने देखा 194 LBA करके, 194 LBA करके क्या बोला कि 10% का रेट जाएगा। उसके बाद 194 LBB कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। कुछ पटाखों की आपको आवाज आ रही होगी, दिवाली मनाना बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है, इसकी वजह से यहां पर उन आवाजों को आप इग्नोर करोगे। तो हम लोग बात करते हैं कि 10% का रेट, तो 10% का रेट अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो 10% का रेट है। डिविडेंड के बारे में आप सुनते हुए तो 10% का रेट है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का नाम, नेशनल सेविंग स्कीम का नाम सुनते हो तो 10% का रेट है। उसके बाद रेंट की बात करते हो तो दो प्रकार के रेट हैं, इमोल प्रॉपर्टी पर 10% और फंड जो आपका प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट होगा उस पर 2% का रेट। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का बात सुनते हो तो भी आपका 10% का रेट याद आना चाहिए आपको। कंपलसरी एक्विजिशन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, तो उस सिचुएशन में इमोल प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन तो 194 LA में 10% का रेट है। रॉयल्टी के केस में ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज तो 2% वाली कैटेगरी में ही चला गया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 2% वाली कैटेगरी में चला गया, इसीलिए बाकी जो रॉयल्टी हो गई, ठीक है, एक्सेप्ट सिनेमाग्राफिक फिल्म और जो कॉल सेंटर का मामला है तो उन सिचुएशन में 2% का रेट है। अधिक जानकारी के लिए आपको पूरा जो है प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा, बेयर एक्ट से पढ़ो या फिर लेक्चर्स में आपको देखना पड़ेगा। उसके जहां तक बात करते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, जी हां, बिजनेस ट्रस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसके बाद या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो उस सिचुएशन में आपका 10% का रेट है। ठीक है, तो इस तरह से 10% के रेट के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम लोग 5% के रेट के बारे में चर्चा करते हैं। 5% का रेट जो होता है, जब भी कमीशन शब्द आप सुनोगे ना तो 5% याद आना चाहिए। 5% कमीशन, चाहे वो इंश्योरेंस कमीशन हो 194D वाला, या फिर आपका लॉटरी टिकट पर कमीशन हो 194G वाला, या फिर 194H वाला कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन हो। तो तीनों केस में जो है आपका जो 3 सेक्शन बताए गए हैं कमीशन की चर्चा करता है, वो सब में 5% का रेट बताया गया। 194D में आपका इंश्योरेंस कमीशन हो गया। उसके बाद जहां तक बात करते हैं सेल ऑफ लॉटरी टिकट के केस में आपका 194G होता है और अदर कमीशन में आपका 194H होता है। लेकिन इत्तेफाक से कमीशन शब्द सुनते के साथ आपको 5% का रेट याद आना चाहिए और 5% के रेट से यहां पर टैक्स लगने का कंडीशन है। उसके जहां तक बात करते हैं कि कुछ केस में एक जो रेंट वाला कैटेगरी हम लोगों ने देखा था वो 10% का देखा था, जहां पर प्लांट एंड मशीनरी और आपका जो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और इमोरल प्रॉपर्टी के केस में हम लोगों ने देखा था कि आपका 10% वाला रेट। लेकिन यहां पर एक सेक्शन आता है, ये विशेष सेक्शन है छोटा सा, ठीक है। इस सेक्शन को अगर आप पढ़ते हो, आप एक बार बेयर एक्ट से जो है वो सेक्शन खोलना, यहां पर 5% का रेट आता है 194IB में। 194IB में यहां पर बोलता है कि अगर कुछ जगहों पर टैक्स नहीं पे करता है इंडिविजुअल हफ रेंट का, कहीं कहीं पर फॉल नहीं करता है बाकी सब सेक्शंस में, तो यहां पर 5% के रेट से सर्टेन इंडिविजुअल हफ के लिए ये है, ठीक है, जो लोग रेंट का पेमेंट करते हैं। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि 194M करके नया सेक्शन है, ये बोलता है कि पेमेंट बाय इंडिविजुअल हफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्टर या कमीशन एजेंट को, कुछ कॉन्ट्रैक्टर या कमीशन, तो कॉन्ट्रैक्टर सुनते के साथ आपको 1% 2% याद आता है 194C का, लेकिन यहां पर पेमेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल या हफ है, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्टर या कमीशन एजेंट को, तो ये आपका 194M एक स्पेशल सेक्शन है। तो हम लोगों ने देखा 5 सेक्शन 5% वाले रेट को बताया। एक आपका इंश्योरेंस कमीशन हो गया, एक आपका लॉटरी टिकट पर कमीशन हो गया, अदर देन इंश्योरेंस
रेफरेंस कमीशन हो गया। उसके बाद जहां तक बात करते हैं, कुछ इंडिविजुअल हफ रेंट पे करते हैं और कुछ इंडिविजुअल हफ कॉन्ट्रैक्टर या कमीशन एजेंट को पे करते हैं। तो उस सिचुएशन में 5% का रेट है। हम लोगों ने 5% का रेट कहां कहां देखा? पहले तो तीनों प्रकार के कमीशन में देखा, उसके बाद दो केस देखा, सर्टेन इंडिविजुअल हफ रेंट का पेमेंट करते हैं, सर्टेन इंडिविजुअल हफ कॉन्ट्रैक्टर या कमीशन एजेंट को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो 5% वाला रेट हमने देखा। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि 5% वाले रेट के बाद यहां पर आता है 1% वाले रेट की बारी। 1% वाले रेट को अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये 1% का रेट कहां कहां पर है। तो एक आपका 194C जो कॉन्ट्रैक्टर वाला है, अगर डिडक्टिव इंडिविजुअल हफ है तो 1% का रेट, अदर देन इंडिविजुअल हफ है तो 2% का रेट। ठीक है, तो 194C बोलता है अगर कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो डिडक्टिव अगर लेने वाला अगर इंडिविजुअल हफ है तो 1% का रेट। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि ये 194C सेक्शन के बाद आता है 194IA करके एक सेक्शन। 194IA ये आपको बोलता है कि पे फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। यहां पर कंपलसरी एक्विजिशन की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आप पे करते हो तो 1% के टीडीएस काटने की बात बताई गई है। यह फाइनेंस एक्ट 2020 का अगला सेक्शन 194O नया सेक्शन है जो कि बोलता है इको के बारे में। देखो ओ मैच कर गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर क्या बोलते हैं उसको, मीशो या इस तरह का कोई आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का सर्विस लेते हो अपने गुड्स या सर्विस को सेल वगैरह करने के लिए, तो वो लोग जो भी पेमेंट आपको करते रहेंगे ग्रॉस पेमेंट पर 1% के रेट से टीडीएस काटेंगे। 194O कहता है। तो अगर आप अमेजन वगैरह के सेलर हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, तो 1% का टीडीएस का रेट है। तो पे टू कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल हफ है डिडक्टिव या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पे करना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जब पैसा देता है तो यहां पर अभी 194O में आपको बताइए कि 5 लाख तक इंडिविजुअल हफ है तो उसको यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। 5 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा अगर इंडिविजुअल हफ अपना पैन और आधार फर्निश करता है तो। ठीक है, तो ये बात, तीन बातें कंडीशन हम लोगों ने देखी 1% का। अगर पे टू कॉन्ट्रैक्टर अगर डिडक्टिव इंडिविजुअल हफ है, ठीक है, पे फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पे करता है। ठीक है, ये कहानी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं 2% वाले रेट की तरफ। 2% वाला रेट जैसा कि हमको पता है कि अदर देन इंडिविजुअल हफ है कॉन्ट्रैक्टर के केस में तो 2% का रेट है, 194C ऐसा कहता है। उसके बाद हम लोगों ने पहले ही देखा था प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट पर जो रेंट का मामला आता है 194I वाला, उसमें भी 2% का रेट है। उसके बाद यहां पर रॉयल्टी भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं 194J में, जो बोला था कि अगर रॉयल्टी जो है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हमेशा 2%, फाइनेंस एक्ट 2020 से, कॉल सेंटर फाइनेंस एक्ट 2019 से ही 2%, और सिनेमाग्राफिक फिल्म भी बोला फाइनेंस एक्ट 2020 से 2% के रेट से टीडीएस काटना है। ये सिनेमाग्राफिक फिल्म की कहानी मैं आपको सुना चुका हूं, अगर आपने हमारा मेन लेक्चर देखा होगा उसमें आपको मैंने बताया था कि इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी कि सेक्शन नंबर 9 बोलता है, गर्दन पकड़ लेता है कि अगर भारत में या भारत से इनकम हुआ है तब तो पक्का भारत में टैक्सेबल होगा। इसीलिए रॉयल्टी भी बोला कि अगर भारत से कनेक्टेड है ना बेटा तो रॉयल्टी का भारत में टैक्स देना ही पड़ेगा, जो भी रॉयल्टी होता है तो। लेकिन रॉयल्टी में एक्सेप्शन डाला था सिनेमाग्राफिक फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या फिर जो भी आपका होता है सिनेमाग्राफिक फिल्म से रिलेटेड चीजें जहां से पैसे आएंगे, तो अकॉर्डिंगली जो है नॉन रेसिडेंट लोग बच जाते थे टैक्स के क्राइटेरिया से। बोलते थे इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया में एक्सेप्शन है ये वाला हमारा, इसीलिए बोला कि नहीं 2% तो कम से कम लेंगे। तो ये वाला फाइनेंस एक्ट 2020 ने बोला कॉल सेंटर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और सिनेमाग्राफिक फिल्म के केस में 2% के रेट से टीडीएस काटने का, 2% के रेट से टीडीएस काटने का। अब हम लोगों का सिर्फ एक बच गया है, हम लोग बात करते हैं एक सेक्शन के 194 LBC करके। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के बारे में। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट 194 LBC ये बोलता है, एलबीसी क्या बोलता है कि इंडिविजुअल हफ को पेमेंट करते वक्त में 25% और अदर देन इंडिविजुअल हफ है तो 30% के रेट से टीडीएस काटना है। ठीक है, 30% के रेट से टीडीएस काटना है। तो इस तरह से हम लोगों ने टीडीएस की पूरी कहानी देखी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 10% वाले रेट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो 10% वाले रेट में हम लोगों ने सारे प्रकार के सिक्योरिटीज इंटरेस्ट देख लिए थे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। फिर डिविडेंड देखे थे 10% वाले रेट में ही, चाहे वो डिविडेंड 194 वाला जनरल डिविडेंड है या फिर आपका 194
194K वाला म्यूचुअल फंड देता है। तो उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि हम लोगों ने 10% वाले रेट में और कौन कौन सी चीजें देखी थी, तो 10% रेट वाले रेट में हम लोगों ने देखा था 194EE, जिसमें देखा था डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। उसके बाद 194I में देखा था कि अगर भाड़े पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हो तो फिर आपका 10% का रेट है। 194IC देखा था ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो कैपिटल गेन में आपने पढ़ा होगा, वहां पर भी 10% का रेट है टीडीएस का। 194LA, ठीक है, वो बोलता है कंपलसरी एक्विजिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, तो 10% का रेट है। आपको मैं याद दिला दूं कि आपने अभी अभी एक सेक्शन देखा, वो कौन सा सेक्शन था, तो वो था आपका 194IA। ये बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पे करना तो 1% टीडीएस काटना, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पे तो 1% टीडीएस। लेकिन अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी का तब तो 10% का टीडीएस 194LA करके ऐसा बोलता है। उसके बाद 194J में रॉयल्टी के केस में हम लोगों ने देखा रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो मामला था, एक्सेप्ट कॉल सेंटर, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और भी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है, जैसे सेक्शन 28 का क्लॉज नंबर V है जो पीजीबीपी में आपने पढ़ा होगा। तो 194J को इसके लिए डिटेल में देखना पड़ेगा आपको। फिलहाल याद रखो 194J जो है उसमें आपका 10% का रेट से टीडीएस होता है जनरल केस में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर कॉल सेंटर या फिर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म पर रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मामला है तो उस सिचुएशन में 2% का रेट हो जाता है 194J में। उसके बाद इनकम अगर बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो भी आपका कौन सा रेट है, इनकम अगर बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो भी आपका 10% का रेट है। और उसके बाद जहां तक बात करते हैं कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है तो 10% का रेट है। 5% का रेट कमीशन के केस में, सारे प्रकार के कमीशन, रेंट में आपने देखा सर्टेन इंडिविजुअल हफ तो आपका 5%, उसके बाद सर्टेन कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है या कमीशन एजेंट को इंडिविजुअल हफ देता है, तो उस सिचुएशन में आपका एक सेक्शन 194M आता है, वो बोलता है 5% का रेट है। उसके बाद 1% का रेट आपने देखा 194C, अगर डिडक्टिव इंडिविजुअल हफ है तो 1%, अगर यहां थी कि अगर पे फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पे करने पर तो 1% का रेट 194IA बोलता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पे करते रहता है तो उस सिचुएशन में 1% का रेट है, जैसा कि आपको पता है। 2% की रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो जहन में आता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर वाला 194CC फॉर कॉन्ट्रैक्टर, अगर पे डिडक्टिव अदर देन इंडिविजुअल हाफ है तो 2% के रेट से टीडीएस कटता, बाकी बहुत सारे कंडीशंस है वो वहां पर देखना है आपको। 194I रेंट रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, रेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो 2% का टीडीएस, अगर रॉयल्टी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए या फिर कॉल सेंटर को पेमेंट करो या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है तो 194J बोलता है 2% से टीडीएस काटना है, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एक हम लोगों ने देखा 25% और 30%। अब हम लोग टीडीएस रेट की बात करते हैं, टीडीएस रेट की बात करते हैं। 206C सेक्शन है टीसीएस का, इसके रेट की बात करते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया क्लॉज 1H करके डाला गया है। यहां पर बोला गया है कि अगर गुड्स इन एक्सेस ऑफ 50 लाख का सेल करते हो तो ये सेक्शन जो है, ये जो क्लॉज नंबर है 1/10/2020 से, यानी कि 1/10/2020 या उसके बाद अगर कोई 50 लाख से ऊपर का सेल करता है तो टैक्स कलेक्ट करना है 0.1% के रेट से, 0.10 बोल सकते हो, 0.10% के रेट से टैक्स कलेक्ट करना है। तो सेल ऑफ गुड्स इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, ठीक है, तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 ने बताया। उसके अलावा जहां तक हम लोग बात करते हैं कि और भी रेट है 1%, 2%, 2.5% और 5%। टीसीएस में आपके 5 प्रकार के रेट हो गए, एक 0.10%, 0.10%, 1%, 2%, 2.5% और 5%। तो 1% के रेट में आपका आता है स्क्रैप, और उसके बाद जो है मिनरल्स बीइंग कोल एंड आयरन ओर, ठीक है, 1% के रेट में आता है आपका स्क्रैप और मिनरल्स बीइंग कोल एंड आयरन ओर। उसके बाद जहां तक बात करते हैं 2% के रेट में लीज एंड लाइसेंस आता है, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा या फिर माइनिंग वगैरह को 2% में लीज और लाइसेंस अगर आता है तो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और उसके बाद जो है माइनिंग और क्वेरिंग को, ठीक है। उसके बाद 2.5% के रेट में आता है टिम्बर, चाहे ऑब्टेन किया गया हो फॉरेस्ट लीज में या फिर अदर तरीके से ऑब्टेन किया गया हो। टिम्बर जो है उसमें 2.5% बोला और तेंदुल लीव्स में हमेशा 5% बोला। टिम्बर जो है वो फॉरेस्ट लीज में ऑब्टेन है या फिर अदरवाइज ऑब्टेन है, ठीक है, कहीं और कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन 2.5%। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी है जो कि टिम्बर नहीं है और तेंदुल लीव नहीं है, क्योंकि तेंदुल लीव 5% वाले में चला जाता है, तो एनी अदर
फॉरेस्ट प्रोडक्ट नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, तो उसका भी 2.5% का रेट है टीसीएस का, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का। उसके बाद जहां तक बात करते हैं, हमने पहले बोला तेंदू लीव्स का रेट जो है 5% का है, ठीक है। तो इस तरीके से टीसीएस का रेट्स आप याद रख सकते हो। तो 206C का 1H क्लॉज 50 लाख से ऊपर गुड्स का सेल तो 0.10%। उसके बाद 1% स्क्रैप और मिनरल्स बीइंग कोल और आयरन ओर के केस में। उसके बाद 2% का बोला लीज एंड लाइसेंस, अगर पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग वगैरह को देता है तो, ठीक है। यहां पर माइनिंग और यहां पर मिनरल्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 2.5% का रेट टिम्बर, तेंदू लीव्स वाला 5% रेट में आता है, इसलिए 2.5% वाला रेट टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज, ठीक है। फॉरेस्ट लीज या फिर अदरवाइज ऑब्टेन किया गया है टिम्बर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लीज करो या फिर अदरवाइज किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से, ठीक है। दूसरा बोला कि कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो टिम्बर और तेंदू लीव्स को छोड़कर, टिम्बर और तेंदू लीव्स को छोड़कर, तो भी आपका 2.5%, क्योंकि तेंदू लीव्स जो है 5% का रेट है टीसीएस का। उम्मीद करता हूं कि ये रेट्स पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा और एक ओवरऑल आइडिया आपके दिमाग में सेट कर गया होगा टीडीएस टीसीएस पढ़ने से पहले कि ये सारे रेट्स जो हैं एक बार मेरे को दिमाग में बैठाने हैं। उसके बाद बहुत सारे इफ एंड बट्स आते हैं जो कि आपके टीडीएस टीसीएस प्रोविजन में आपको कंफ्यूज करते हैं, और बहुत सारी कॉमन बातें आती है, बहुत सारी अनकॉमन बातें आती है। इस तरीके से एनालिसिस सारा का सारा जो हम लोग करते रहेंगे, और क्या बोलते हैं, इस YouTube चैनल पे मैं आपको वीडियोस ऐसे तरीके के देते रहूंगा जो कि आपको बहुत मजा आएगा देखने में, सुनने में और चीजों को याद रखने में। क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता नहीं हूं, बल्कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको रट्टा मरवा के दूं, याद करवा के दूं, ताकि आप उसको भूले ही ना, आपके मेमोरी आपके जहन में बैठ जाए। मैं इस YouTube चैनल पर हमारे केस लॉज की वीडियोस हैं, डायरेक्ट टैक्स के केस लॉज की वीडियो है, उसमें मैंने एक एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक का प्रयोग किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो केस लॉज की वीडियोस आप जरूर सर्च करके देखोगे, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा लगे कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई फिल्मी कहानी सुन रहे हैं और आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।